हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सबसे पहले जो है मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि 4 से 5 दिन हो गया मैं जो है क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। आप सभी को पता है मैं रेगुलर क्लासेस लेती हूँ, लेकिन मेरे परिवार में जो है बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी। ठीक है, लेकिन अब सब ठीक है और जो है अब मैं रेगुलर क्लासेस लूँगी, तो आप लोग जो है क्लासेस देखा करिए। ठीक है, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाला हर वीडियो जो है आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है ना, तो चलिए क्लासेस अब जो है क्लासेस के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो है मैं क्लासेस ले रही हूँ, जो अभी तक जो है मैंने पेज नंबर 392 यानी 992 पेज तक जो है मैंने आप लोगों को सभी क्लासेस पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अभी पिछली जो हमारी क्लास हुई थी वो पत्र पत्रिकाओं पे हुई थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और उस क्लासेस को आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। प्रैक्टिस सेट जो मैंने कराया है, सभी भाई बहन जो है मेरे मैसेज किए थे कि वो मैम बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो ठीक है ना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है वो है भारतीय काव्य शास्त्र पे। भारतीय काव्य शास्त्र में जो है संस्कृत के आलोचक और प्रमुख आचार्य, जिसमें जो है भरत मुनि, वामन हो गए, उद्भट हो गए, दंडी हो गए, इन सभी के बारे में जो है आज हम बात करेंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो आप लोग क्लासेस में बने रहिएगा, पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज हम जो है कंटेंट की क्लास हम पढ़ेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट डे जो है मैं इसी से संबंधित आप लोग सभी को प्रैक्टिस कराऊंगी, तो आप लोग जो है क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे भरत मुनि के बारे में। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो है आचार्य कौन आते हैं? भरत मुनि। ठीक है ना, भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। ठीक है ना, इनका समय ध्यान रखिएगा आप लोग, भरत मुनि का जो समय क्या माना गया है तो द्वितीय शती माना गया है बलदेव उपाध्याय के अनुसार। ठीक है, आगे देखेंगे भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है। ठीक है, भरत मुनि की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है तो नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आचार्य भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा है। नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं तो 36 अध्याय हैं तथा लगभग 5000 श्लोक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। ठीक है, आगे देखेंगे नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं सभी, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, क्लासेस देखकर जो है PDF भी आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, और नहीं भी टाइम है तो आप लोग जो है नहीं भी टाइम है तब भी आपको पढ़ना है क्योंकि आपको UGC नेट का पेपर देना है। ठीक है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, देखेंगे नाट्य शास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। आगे देखेंगे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 10 गुण, 10 दोष और 4 अलंकार, जिसमें कौन कौन से अलंकार हैं देखते हैं, यमक, उपमा, रूपक और दीपक। ठीक है, इन सभी अलंकारों का जो है मीमांसा की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नाट्य शास्त्र में जो है 10 गुण माना है, 10 दोष माना गया है और 4 अलंकार हैं, कौन कौन से, यमक, उपमा, रूपक तथा दीपक। ठीक है, चारों अलंकारों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे नाट्य शास्त्र में षष्ठम एवं सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, पूछ सकता है कि नाट्य शास्त्र में किस अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है तो 6वें और 7वें अध्याय में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है तो 8 मानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। ऐसा करिएगा आप लोग, यहाँ पे कुछ मैं महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ, जैसे मैं क्रमबद्ध जैसे मैंने आचार्यों को लिया है, जैसे भरत मुनि, भामा और जो है दंडी हो गए, वामन हो गए, उद्भट हो गए, है ना,
तो ये जो स्टार्टिंग में 4-5 जो भी आचार्य हैं, इनका जो है एक ट्रिक के माध्यम से अभी मैं बताऊंगी, उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्रम जैसे पहले से बाद के क्रम में मिलान के लिए क्वेश्चन यहाँ से आता है, हर बार आता है और आएगा। तो ठीक है ना, तो आप लोग अभी आगे मैं पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं दूसरे आचार्य भामा पे। इनके बारे में देखेंगे। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा का समय षष्ठ शती का पूर्वार्ध माना है। ठीक है, यानी 6वीं शती के पूर्वार्ध जो है इनका जो है समय माना गया है। किसके अनुसार? तो बलदेव उपाध्याय के अनुसार। ठीक है, आगे देखेंगे। भामा कश्मीर के निवासी थे। भामा जो है कहाँ के निवासी थे? तो कश्मीर के निवासी थे, तथा इनके पिता का नाम रकरील गोमी था। ठीक है, रकरील गोमी किसके पिता का नाम था? तो भामा के पिता का नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भामा ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, भामा ने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? तो भामा का है, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। काव्य अलंकार भामा का ग्रंथ है और कितने परिच्छेदों में विभक्त है? तो 6 परिच्छेदों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है परिच्छेद दिए गए हैं, देखते हैं वो कौन कौन से परिच्छेद हैं और उनका विषय भी दिया गया है। भामा के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका इस प्रकार दिया गया है, देखते हैं। प्रथम परिच्छेद में का विषय क्या है? काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण। ठीक है, दूसरा परिच्छेद है द्वितीय तथा तृतीय परिच्छेद का विषय क्या है? तो अलंकार निरूपण है। ठीक है, चतुर्थ का देखेंगे तो दश निरूपण है। पंचम परिच्छेद का विषय क्या है? तो न्याय विरोधी 10 निरूपण। षष्ठम का जो है विषय क्या है? तो शब्द शुद्धि निरूपण। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है मिलान के लिए आता है, तो आप लोग जो है ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, भामा के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना, शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है ना, शब्दार्थो सहितो काव्यम, जिसका अर्थ है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना। ठीक है, दूसरा क्या है? भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पर 3 गुणों का होना, यानी कौन कौन से गुण? माधुर्य, ओज तथा प्रसाद का वर्णन। ठीक है, तीसरा है वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानना। ठीक है ना, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण किसने माना है? तो भामा ने माना है, ध्यान रखेंगे। चौथा है 10 विध काव्य दोषों का विवेचन। पांचवा है रीति को न मानकर काव्य गुणों का विवेचन, इन्होंने रीति को न मानकर जो है काव्य गुणों का विवेचन किया है। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे आचार्य दंडी। तीसरे आचार्य कौन है? दंडी हैं, इनके बारे में देखते हैं। आचार्य दंडी का समय जो है 7वीं शती स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, समय आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दंडी का समय जो है 7वीं शती और भामा का कितना था? तो 6वीं का पूर्वार्ध था। ठीक है ना, तो आप लोग समय निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। दंडी का समय जो है 7वीं शती स्वीकार किया गया है। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। भामा जो है कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, दंडी जो है पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। ठीक है, ये भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, दंडी अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे। ठीक है, दंडी जो है अलंकार संप्रदाय से हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तथा काव्यादर्श नामक महानीय ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। काव्यादर्श किसका ग्रंथ है? तो दंडी का है। ठीक है, और काव्य अलंकार किसका है? तो भामा का है। आगे देखेंगे, काव्यादर्श में 4 परिच्छेद तथा लगभग 650 श्लोक हैं। ठीक है, काव्यादर्श में जो है कितने परिच्छेद हैं पूछा जाए तो आप ध्यान रखेंगे 4 परिच्छेद हैं और 650 श्लोक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दंडी
प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति का पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया था। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस आचार्य ने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति का वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दंडी ने किया था। ठीक है, तथा इसका संबंध गुण से स्थापित किया था। किससे स्थापित किया था संबंध? तो गुण से। ठीक है, ना कि दोष से। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका निम्न यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। प्रथम परिच्छेद जो है विषय निरूपण क्या है? तो काव्य लक्षण, भेद, रीति तथा गुण विवेचन। द्वितीय परिच्छेद का विषय निरूपण क्या है? अर्थालंकार निरूपण। तृतीय का क्या है विषय निरूपण? तो शब्दालंकार निरूपण, विशेषता यमक का। ठीक है, विशेषता यमक का ध्यान रखेंगे। चतुर्थ परिच्छेद का विषय निरूपण क्या है? तो दशविध काव्य दोषों का विवेचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, आचार्य बलदेव उपाध्याय जो है दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक बताते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, किस आचार्य ने दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक बताते हैं? तो आचार्य बलदेव। ठीक है, चौथे आचार्य हैं वामन। चलिए वामन के बारे में पढ़ते हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक या आचार्य माने जाते हैं, आप सभी को पता है। इनका समय विद्वानों ने 8वीं सदी का उत्तरार्ध बताया है। ठीक है ना, इनका समय क्या है? तो 8वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। ठीक है, वामन कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। ठीक है ना, वामन कश्मीर नरेश जयापीठ के मंत्री थे। ठीक है, आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना सूत्रों में की है तथा स्वयं ही इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे वामन के बारे में, आप लोग ध्यान रखेंगे। आचार्य वामन का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो काव्यालंकार सूत्र। काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ जो है किसका है? वामन का है। इस ग्रंथ की रचना सूत्रों में की गई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस ग्रंथ की रचना जो है सूत्रों में की गई है तथा स्वयं ही इन सूत्रों पे वृत्ति भी लिखी गई है। किसने लिखा है? तो वामन ने ही लिखा है। ठीक है, आगे चलेंगे। काव्य अलंकार सूत्र में थोड़ा सा ना, जैसे यहाँ पे मेरा माइंड अभी भी थोड़ा सा है ना, पारिवारिक जो घटना हुई है उसमें थोड़ा सा, खैर चलिए माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो 319 है तथा ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काव्य अलंकार सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी है? 319 है और ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं। वामन के प्रमुख काव्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। रीति को काव्य की आत्मा मानना, यानी रीति आत्मा काव्यस, है ना, ये जो है श्लोक यहाँ पे दिया जाता है और अर्थ भी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। रीति आत्मा काव्यस किसका है? तो वामन का है। अर्थ जो अगर पूछा जाए तो रीति को काव्य की आत्मा मानना। ठीक है, दूसरा है गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद तथा गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुण तथा अलंकार का जो है परस्पर विभेद इन्होंने किया है और गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, कौन? वामन। आगे देखेंगे, तीसरा पॉइंट है वैदर्भी, गौड़ी तथा पंचाली। इन तीन रीतियों की कल्पना इन्होंने की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैदर्भी रीति, गौड़ी और पंचाली रीति। ठीक है ना। चौथा पॉइंट है 10 प्रकार के गुणों, शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, वामन ने 20 प्रकार के गुणों की कल्पना की है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानना। छठा पॉइंट है समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, छठवां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समग्र अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच किसने माना है? तो वामन ने माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 5वें आचार्य उद्भट पे।
ठीक है। पांचवें आचार्य कौन है? उद्भट हैं। उद्भट अलंकार से संबंधित आचार्य हैं, ठीक है ना। उद्भट जो है किससे संबंधित आचार्य माने जाते हैं? तो अलंकार से, ठीक है। इनका समय 8वीं शती का जो है उत्तरार्ध माना जाता है, ठीक है। दोनों का सेम है, वामन का और इनका भी समय जो है वामन का क्या समय था? तो 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है और इनका भी जो है 8वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। दोनों का सेम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीठ का सभा पंडित माना है, ठीक है। आचार्य बलदेव, अगर यहाँ से जो मैं अभी आचार्यों के बारे में जो पढ़ा रही हूँ, यहाँ से जो कोई कथन देकर पूछा जाता है कि किस आचार्य के अनुसार है, तो आचार्य बलदेव का नाम अगर उसमें दिया है तो 90% वो सही होगा, ठीक है ना। आचार्य बलदेव का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आचार्य बलदेव ने इन्हें कश्मीर के राजा जयापीठ का सभा पंडित माना है। अगला पॉइंट है आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ, ठीक है ना, काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचना किया है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ किसका है? तो उद्भट का है। इस ग्रंथ में जो है इन्होंने अलंकारों का, ठीक है ना, इस ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचना किया है, ठीक है। आगे देखेंगे उद्भट की विशिष्ट सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं ये हम देख लेते हैं। पहला है अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना। दूसरा है श्लेष को सभी अलंकारों से श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार बताते हैं ये, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कौन आचार्य जो है श्लेष को सभी अलंकारों से श्रेष्ठ मानते हैं, तो उद्भट हैं, ठीक है। और श्लेष के 2 प्रकार इन्होंने बताया है, तो शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना तथा दोनों को अर्थालंकारों में ही परिगणित करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है अर्थ के 2 भेद, ठीक है। अर्थ के 2 भेदों की कल्पना इन्होंने की है। पहला है विचारित शुष्क तथा अविचारित रमणीय। दोनों का आप लोग ध्यान रखिएगा, अविचारित और रमणीय, विचारित सुस्त तथा अविचारित रमणीय, ठीक है। चौथा पॉइंट है काव्य गुणों को संघटना का धर्म मानना, ठीक है। ये जो सिद्धांत दिए गए हैं, पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत जो है उद्भट का नहीं है या वामन का नहीं है, ठीक है ना। किसी भी आचार्य का नाम देकर वहाँ से पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जो है मैंने अभी तक आप लोगों को कितने आचार्यों के बारे में पढ़ाया? 5 आचार्यों के बारे में, ठीक है। तो इनको आप लोग जो है ऐसे याद कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा भभाद, ठीक है, भभाद वाऊ, ठीक है। तो भ से हो जाएंगे भरत मुनि, ठीक है, भा से भामा, द से दंडी, वा से वामन, उ से उद्भट, ठीक है। तो भभाद वाऊ, जैसे क्रम वाइज अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो आप लोग कर ले जाएंगे। अगर क्रमबद्धता में ऐसे याद करके रखेंगे तो बिल्कुल आसान है, भवाद वाऊ, ठीक है। 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रुद्रट पे, ठीक है। 6वें आचार्य हमारे हैं रुद्रट, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। रुद्र कश्मीर के निवासी थे, ठीक है ना। रुद्रट जो है कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय जो है 19वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया गया है। 19वीं सदी कह रही हूँ, 9वीं सदी, ठीक है। 9वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है, ठीक है। रुद्रट की रचना का नाम काव्यालंकार है, ठीक है। काव्यालंकार रुद्रट की रचना है, ठीक है। इस ग्रंथ में 16 अध्याय हैं, ठीक है। काव्यालंकार में जो रुद्रट की रचना है इसमें कितने अध्याय हैं? तो 16 अध्याय हैं तथा कुल 734 श्लोक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। संभवतः रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 भागों में बांटा था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 भागों में किसने बांटा था, तो रुद्रट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से? वास्तव, औपन्य और अतिशय और श्लेष, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं आनंदवर्धन पे। आनंदवर्धन के बारे में जानेंगे। आनंदवर्धन कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि कौन से आचार्य जो है कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे, तो आनंदवर्धन थे तथा इनका 9वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। समय आप लोग बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
समय जो इनका 9वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ठीक है, तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आनंदवर्धन। तो इनका जो है आसान है, सबको याद रहता है कि ध्वनि सुनते ही जो है आनंद का अनुभव होता है हमें, तो आनंदवर्धन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 4 उद्योग, ठीक है, इसमें जो है 4 उद्योग यानी अध्याय है, जो मूलतः कारिकाएँ यानी सूत्र का व्याख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अभिनव गुप्त पे, इनके बारे में जानेंगे। अभिनव गुप्त कश्मीर के निवासी थे। ये भी जो है कश्मीर के निवासी थे। सबसे पहले अलग से आप लोग लिख लेंगे कि कौन कौन से आचार्य जो है कश्मीर के निवासी हैं। यहाँ से भी पूछा जा सकता है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या एलटी ग्रेड हो, या यूजीसी नेट का हो, जेआरएफ हो, कोई भी पेपर आप हिंदी सब्जेक्ट से अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे जो है ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अलग से नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अभिनव गुप्त जो है कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय जो है 10वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। अब यहाँ से जो है अभिनव गुप्त से आप ध्यान रखिएगा, 10वीं सदी, 11वीं, 12वीं, 16वीं ऐसे जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, समय सीमा जो है कहाँ से बढ़ा है और कहाँ से 9वीं शती तक माना गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है अलग अलग ये नोट कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, आगे देखेंगे अभिनव गुप्त के बारे में। अभिनव गुप्त के पिता का नाम क्या था? तो नरसिंह गुप्त था। ठीक है, नरसिंह गुप्त किसके पिता का नाम था? अभिनव गुप्त के पिता का नाम था, तथा वे चुघलक, ठीक है, चुघलक के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, चुघलक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी माता का नाम विमलका था। ठीक है, चुघलक के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? नरसिंह गुप्त यानी इनके पिता। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? विमलका था। आगे देखेंगे, अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया। क्रमशः नरसिंह गुप्त भट्ट इंदुराज तथा भट्टतौत को गुरु मानकर किया था। ठीक है ना, इन्होंने किसको किसको गुरु माना था? तो नरसिंह गुप्त को, भट्ट इंदुराज को और भट्टतौत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तथ्य दिया गया है, देखेंगे। अभिनव गुप्त ने निम्नलिखित ग्रंथों की टीका, यानी कौन कौन से जो है ग्रंथ हैं जिसपे इन्होंने टीका लिखा था वो हम जानते हैं। ठीक है, पहला ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसके लेखक हैं भरत मुनि। इस पे जो है इन्होंने अभिनव भारती नाम से जो है टीका लिखा था अभिनव गुप्त ने। ठीक है, ध्वन्यालोक पे जो है इन्होंने लोचन नाम से टीका लिखा था, और काव्य कौतुक पे जो है इन्होंने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखा था। ठीक है, काव्य कौतुक के जो लेखक हैं वो भट्टतौत हैं और ध्वन्यालोक के जो है आनंदवर्धन हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है टीकाएँ इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं किस किस ग्रंथ पे, ये आप लोग अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे, अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की थी। तंत्रालोक ग्रंथ जो है किसका है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभिनव गुप्त का। ठीक है, यह ग्रंथ जो है, यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र की विश्वकोश माना जाता है। ठीक है, जो तंत्रालोक जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट आचार्य जो हैं, 9वें आचार्य कुंतक हैं। ठीक है, कुंतक के बारे में जानते हैं। कुंतक कश्मीर के निवासी थे। देखिए, ये भी जो है कश्मीर के निवासी थे तथा इन्हें वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कुंतक माने जाते हैं। कुंतक का समय सीमा जो है 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, इनकी समय सीमा जो है 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया गया है। एक मिनट आप होल्ड करेंगे। चलिए, ठीक है, समय सीमा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कुंतक की प्रसिद्ध कृति वक्रोक्ति जीवितम है। ठीक है ना, वक्रोक्ति जीवितम किसका ग्रंथ है? तो कुंतक का है, जो इसमें जो है 4 उन्मेषों में विभक्त है। 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका एवं वृत्ति से सम्मिलित ग्रंथ है। ठीक है, अगले जो आचार्य हैं वो हैं धनंजय। धनंजय के बारे में जानते हैं। धनंजय धारा नरेश मुंजराज के सभा पंडित थे। ठीक है, धनंजय जो है धारा नरेश मुंजराज, ठीक है, मुंजराज के सभा पंडित थे तथा इनका समय जो है 10वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। ठीक है, किसका समय जो है 10वीं सदी का उत्तरार्ध है, किसका पूर्वार्ध है, ये भी आप लोग खास करके ध्यान रखेंगे।
धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे, ठीक है ना, पूछा जा सकता है कौन से आचार्य जो है ध्वनि विरोधी आचार्य थे, तो धनंजय थे। तथा 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी, ठीक है। 10 रूपक ग्रंथ किसका है, तो धनंजय का है। 10 रूपक, सिर्फ यहाँ पे 10 रूपक है, का जो है इसमें अलग होना चाहिए, मिक्स हो गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है धनंजय कृत 10 रूपक में 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएँ हैं, ठीक है ना। 10 रूपक में कितने प्रकाश हैं, तो 4 प्रकाश हैं, लगभग 300 कारिकाएँ हैं। अगला है धनंजय ने भ्राता धनिक ने, ठीक है, धनंजय के भ्राता धनिक ने 10 रूपक की टीका किस नाम से लिखी थी, तो अवलोक नाम से लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है यहाँ पे, ठीक है। धनंजय के भ्राता का क्या नाम था, धनिक ने 10 रूपक की टीका किस नाम से लिखी थी, अवलोक नाम से लिखा था, ठीक है। अब आते हैं महिम भट्ट पे। महिम भट्ट के बारे में देखेंगे। महिम भट्ट जो है कश्मीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम श्री धैर्य तथा गुरु का नाम श्यामल था, ठीक है। पूछा जा सकता है कि श्यामल किसके गुरु का नाम था, तो महिम भट्ट के गुरु का नाम था। श्री धैर्य किसके पिता का नाम था, तो महिम भट्ट के पिता का नाम था। और कहाँ के निवासी थे, महिम भट्ट कश्मीर के, ठीक है। महिम भट्ट का समय 11वीं सदी, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने 10वीं सदी का उत्तरार्ध सबका समय अभी आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें जो है कुंतक, अभिनव गुप्त, रुद्रट, आनंदवर्धन, इन सभी का जो है समय 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया था, ठीक है। अब जो है महिम भट्ट का जो है समय सीमा क्या माना गया है, तो 11वीं सदी के जो है मध्य भाग स्वीकार किया गया है, ठीक है। ना ही पूर्वार्ध है ना ही उत्तरार्ध है, मध्य भाग में है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की थी। यानी व्यक्ति विवेक ग्रंथ किसका है, तो महिम भट्ट का है, ठीक है। प्रौढ़ ग्रंथ है ये, ठीक है। आगे देखेंगे, व्यक्ति विवेक 3 विमर्शों या अध्यायों में विभक्त है, ठीक है ना। विमर्श और अध्याय एक ही होता है, तो व्यक्ति विवेक जो है 3 अध्यायों में विभक्त है। अब हम आते हैं भोजराज पे, ठीक है। 12वें आचार्य हमारे भोजराज, इनके बारे में 2 ही पॉइंट दिया गया है, ठीक है। भोजराज जो है धारा प्रदेश के राजा थे, ठीक है। भोजराज धारा प्रदेश के जो है राजा थे। इनका समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है, ठीक है। अभी जो है हमने पढ़ा, ठीक है। समय सीमा आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। महिम भट्ट के जो समय सीमा क्या माना गया है, तो 11वीं सदी का मध्य भाग, ठीक है। अब इनका जो है 11वीं सदी तो है, लेकिन पूर्वार्ध माना गया है, ठीक है ना, पूर्वार्ध में माना गया है। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण तथा श्रृंगार प्रकाश नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट जो आचार्य हैं वो है मम्मट, इनके बारे में देखते हैं। मम्मट का जन्म कश्मीर में हुआ था, ठीक है, तथा इनके पिता का नाम कैयट था। पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से, कैयट किसके पिता का नाम था, तो मम्मट के पिता का नाम था। इनकी जो है समय सीमा क्या मानी गई है, तो 11वीं सदी का उत्तरार्ध माना गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 11वीं सदी का उत्तरार्ध जो है समय सीमा किसकी मानी गई है, मम्मट की, ठीक है। मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें कुल 10 उल्लास या अध्याय हैं, ठीक है। अगले जो आचार्य हैं वो हैं क्षेमेंद्र के बारे में देखते हैं। कश्मीर निवासी क्षेमेंद्र का समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। इनके पिता का नाम प्रकाशेंद्र था, ठीक है। प्रकाशेंद्र किसके पिता का नाम था, तो क्षेमेंद्र के पिता का। क्षेमेंद्र को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। क्षेमेंद्र के शिक्षा गुरु कौन थे, तो अभिनव गुप्त थे, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं किसी सबको इंपॉर्टेंट बताते चल रही हूँ। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी, इतने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको भी पता है कि यहाँ से जो है 100% क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। पूरे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है मैं आपको अभी तक हमने जितने भी मैंने आपको बताया रुद्रट के बारे में, या आनंदवर्धन, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट, मम्मट, क्षेमेंद्र, इन सभी आचार्य के बारे में मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। इनका मैं ट्रिक के बारे में ट्रिक बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखिएगा रुआ अकू, रुआ अकू धम
भोमछे, रुआ अकु धम भोमछे। ठीक है, अलग अलग पढ़िएगा, रुआ अकु धम भोमछे। तो रुआ से हो जाएगा रुद्रट। ठीक है, मैं बोलते जा रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। रुआ से हो जाएगा रुद्रट, आ से हो जाएगा आनंदवर्धन, अ से हो जाएगा अभिनव गुप्त, कु से हो जाएगा कुंतक, और ध से हो जाएगा धनंजय, म से हो जाएगा महिम भट्ट, भो से हो जाएगा भोजराज, भो से हो जाएगा भोजराज, म से हो जाएगा मम्मट। ठीक है, और छे से क्षेमेंद्र। तो बहुत आसान है, इस तरह से जो है आप लोग सीक्वेंस में अगर आएगा मिलान के लिए, पहले से बाद के क्रम में आचार्य को मिलान कीजिए, तो वहाँ से जो है आप क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अलग अलग याद कर लेंगे, रुआ अकु धम भोमछे, रुआ अकु धम भोमछे। ठीक है, स्टार्टिंग के जो 5 आचार्य थे उनका भी मैंने आपको बताया। तो क्या बताया था स्टार्टिंग में, तो भवाद वाऊ। ठीक है ना, जिसमें जो है जिसमें कौन कौन आचार्य आते थे भवाद वाऊ में, तो भरत मुनि, भामा, दंडी, वामन और उद्भट। ठीक है, वो 5 आचार्य आप ऐसे याद कर लीजिएगा। और इसमें जो है 6 से 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आचार्य को आप आसानी से याद कर सकते हैं, रुआ अकु धम भोमछे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं क्षेमेंद्र पे। ठीक है, क्षेमेंद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो क्षेमेंद्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। इनके जो है यहाँ पे ग्रंथ दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से ग्रंथ हैं। कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक और दशावतार चरित्र। ठीक है, चलिए अब आते हैं रुयक पे। ठीक है, रुयक के बारे में देखेंगे। कश्मीर के निवासी थे रुयक। इनके पिता का नाम था राजा नक तिलक। ठीक है, राजा नक तिलक किसके पिता का नाम था, रुयक के पिता का। राजा नक तिलक ने उद्भट के ग्रंथ पर उद्भट विवेक नामक टीका लिखी थी। टीका जहाँ पे भी आपको दिखे कि कौन सी आचार्य ने किस ग्रंथ पे किस नाम से टीका लिखी है, तो उसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलग से नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, एक नज़र हमेशा देखते रहिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। रुयक का समय जो है 12वीं सदी का पूर्वार्ध माना गया है तथा ये महाकवि मंखक के काव्य गुरु थे। ठीक है, रुयक जो है किसके गुरु थे, तो महाकवि मंखक। ठीक है, मंखक के काव्य गुरु थे। रुयक ने अलंकार सर्वस्व, ठीक है, अलंकार सर्वस्व नामक एक मौलिक ग्रंथ की रचना की थी। यानी कि अलंकार सर्वस्व किसका ग्रंथ है, मौलिक ग्रंथ है ये, किसका है, तो रुयक का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16वें जो हमारे आचार्य हैं वो है शोभाकार मित्र। इनके बारे में देखेंगे। शोभाकार मित्र का समय जो है 12वीं सदी का उत्तरार्ध माना गया है। ये कश्मीर के निवासी थे और त्रिश्वर मित्र के पुत्र थे। ठीक है, त्रिश्वर किसके पिता थे, तो शोभाकार के। शोभाकार मित्र ने अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अलंकार रत्नाकर किसका ग्रंथ है, तो शोभाकार मित्र का है। हेमचंद्र के बारे में देखेंगे। 17वें जो आचार्य हैं हेमचंद्र हैं। हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमार पाल के गुरु थे तथा काव्यानुशासन नामक ग्रंथ का प्रणयन किया था इन्होंने। ठीक है, काव्यानुशासन किसका ग्रंथ है, तो हेमचंद्र का है। हेमचंद्र के 2 शिष्य रामचंद्र गुड़चंद्र। ठीक है, रामचंद्र गुड़चंद से सम्मिलित रूप में जो है नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की थी इन्होंने। ठीक है, रामचंद्र को प्रबंध शतकर्ता की उपाधि से भी मंडित किया जाता है। ठीक है, रामचंद्र जो इनके शिष्य थे किसके, हेमचंद्र के, इनको जो है इनको जो है प्रबंध रसकर्ता, ठीक है ना, इसकी जो है उपाधि से जो है इनको पुकारा जाता है या मंडित किया जाता है। ठीक है, अगले जो आचार्य हैं शारदा तनय। शारदा तनय ये भी जो है महत्वपूर्ण आचार्य हैं, इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं। शारदा तनय का समय जो है 13वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है तथा ये कश्मीर के निवासी थे। शारदा तनय का जो ग्रंथ है वो है भाव प्रकाशन। ठीक है, भाव प्रकाशन किसका ग्रंथ है, तो शारदा तनय का है। इसमें 10 अधिकार या अध्याय हैं। ठीक है, भाव प्रकाशन में जो है 10 अध्याय हैं, ध्यान रखेंगे। अगले जो आचार्य हैं वो है जयदेव। जयदेव मिथिला के निवासी थे। ठीक है, मिथिला के निवासी कौन थे, तो जयदेव थे तथा इनका समय 13वीं सदी का उत्तरार्ध स्वीकार किया जाता है। जयदेव साहित्य क्षेत्र में पीयूष वर्ध तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से जो है प्रख्यात हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है पूछा जा सकता है कि जयदेव
कौन से आचार्य जो है साहित्य के क्षेत्र में पीयूषवर्ध और तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि से जो है प्रसिद्ध हैं, तो जयदेव हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जयदेव ने चंद्रालोक नामक अलंकार शास्त्र की रचना 10 मयूखों तथा 35 अनुष्टुप श्लोकों में की है। अगले जो आचार्य हैं वो हैं विश्वनाथ कविराज। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। कविराज विश्वनाथ कविराज उत्कल उड़ीसा के राजा संधि विग्रहिक थे। ठीक है, ये जो है उड़ीसा के राजा संधि विग्रहिक थे। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। विश्वनाथ का समय जो है 14वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने 10 परिच्छेदों या अध्यायों में साहित्य दर्पण नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, साहित्य दर्पण जो है किसका ग्रंथ है, तो विश्वनाथ। आगे देखेंगे अगले जो आचार्य हैं वो हैं विद्याधर। विद्याधर ने काव्य प्रकाश की शैली में एकावली नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, एकावली ग्रंथ किसका है, तो विद्याधर का है, ध्यान रखेंगे। विद्याधर का समय जो है 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। अगले जो आचार्य हैं वो है विद्यानाथ। ठीक है, विद्याधर और विद्यानाथ में कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। समय सीमा इनकी जो है विद्याधर की क्या मानी गई है, 14वीं सदी का पूर्वार्ध। अब इनके बारे में देखते हैं, विद्यानाथ के बारे में। इनका भी जो है 14वीं सदी का पूर्वार्ध ही माना गया है, तो ध्यान रखिएगा। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र के दरबार में रहते थे तथा इनका समय जो है 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना गया है। विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र यशोभूषण नामक ग्रंथ की रचना 9 प्रकरणों में की है। ठीक है, अगले जो आचार्य हैं अप्पय दीक्षित हैं। अप्पय दीक्षित के बारे में देखते हैं। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के प्रसिद्ध शैव दार्शनिक थे। इनका समय 16वीं सदी के अंतिम चरण माना जाता है। ठीक है, 16वीं सदी का अंतिम चरण किसका समय माना गया है, तो अप्पय दीक्षित का। आगे देखेंगे अप्पय दीक्षित ने वृत्तिवर्तिक चित्र मीमांसा कुवलयानंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। सारे तीनों ग्रंथ को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे आचार्य हैं वो हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ जातीय आंध्र ब्राह्मण थे। ठीक है, जात से ब्राह्मण थे तथा पेद्य भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं सदी का प्रथम चरण माना जाता है। ठीक है, समय सीमा लास्ट के जो आचार्य हैं इनकी समय सीमा जरूर आप लोग याद रखेंगे। पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो चलिए यहीं पे क्लास जो है लास्ट जो 24 आचार्य थे जिनको मैंने सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो मैंने लेकर आपको पढ़ाया। ठीक है, तो लास्ट जो हमारे आचार्य वो है पंडित राज जगन्नाथ। ठीक है, आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, थोड़ा सा जो पारिवारिक घटना हुई है उसमें थोड़ा सा मेरा दिमाग कभी कभी चला जा रहा है। ठीक है, तो क्या करें, पढ़ने की जो लयबद्धता बनी रहती है ना, चाहे वो पढ़ाने की हो या मेरा खुद जो है सेल्फ स्टडी का हो, वो जो लयबद्धता बनी रहती है, लेकिन ऐसी कोई घटनाएं हो जाती हैं जिससे जो है थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चलिए आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। हाँ, अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, उस पर जो है आपको PDF मैं दे दूँगी। ठीक है, चलिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।